नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन त्यागी और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम कंटेंट्स। दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई 2021 एग्ज़ाम के लिए मूल विधि का वीडियो पार्ट 4 है, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, आज हम वीडियो में जानेंगे शरीर के विरुद्ध अपराध। शरीर के विरुद्ध जितने भी अपराध होते हैं उन पर कौन कौन सी धाराएं लगाई जाती हैं तथा उन धाराओं या उन अपराधों के लिए कौन से दंड दिए जाते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 5 होगा उसमें हम जानेंगे संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तो आइए पहले देख लेते हैं कि शरीर के विरुद्ध अपराधों में क्या क्या आता है। देखिए, 4 चीज़ें आती हैं इसमें। नंबर 1 पर हत्या, नंबर 2 पर उपेक्षा द्वारा मृत्यु, नंबर 3 पर दहेज मृत्यु और नंबर 4 पर अपहरण, आपका किडनैपिंग, जिसको वे अपहरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी धाराएं हैं और उनके लिए क्या क्या सज़ा का प्रावधान कानून में दिया गया है। कानून मतलब आपका आईपीसी, भारतीय दंड संहिता की धाराओं में क्या कहा गया है इन सभी के लिए। देखिए, हत्या से रिलेटेड जो धाराएं हैं वो 300 और 302 हैं। और नंबर 2 पर जो आपका उपेक्षा द्वारा मृत्यु है, इसमें धारा 304A है। और दहेज मृत्यु आती है आपकी 304B में। और जो आपका ये किडनैपिंग है, ये आता है आपका धारा 360, 361, 362, 364 भी इसमें आते हैं। मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, और देखिए, जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध हैं इसमें आपका चोरी, लूट, डकैती, आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक दुर्विनियोग, ये मैं आपको वीडियो जो इससे अगला पार्ट होगा उसमें बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको उसको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं धारा 299 से। धारा 299 है आपराधिक मानव वध। इसमें क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। देखिए, गुस्से में जानते हुए गंभीर जगह मारने से मृत्यु हो लेकिन आशय न हो तो उसको सज़ा कम मिलेगी। ठीक है, मतलब किसी को गुस्से में उसने किसी दूसरे पर्सन को ऐसी जगह गंभीर जगह मार दिया कि उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसका आशय नहीं था ऐसा कि उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो उसको उसमें आपराधिक मानव वध धारा 299 लगेगी उस पर, और उसको सज़ा वो नहीं मिलेगी जो मृत्यु के लिए मिलती है। ठीक है, फिर आगे आती है आपकी धारा 300। धारा 300 लगती है हत्या पर, जब आशय उसका मारना ही हो। एग्जाम्पल है इसका कि उसका आशय मारना ही है, उसने उसी ये सोच के ही आदमी की हत्या की है। ठीक है, तो उस पर धारा 300 लगेगी। और फिर आगे आती है आपकी धारा 301। धारा 301 कब लगती है? धारा 301 तब लगती है जब आप किसी व्यक्ति को मारना चाहते हो लेकिन उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो। ठीक है, तो धारा 301 लगेगी ऐसी स्थिति में। समझ रहे हो आप ठीक से? जिसका एग्जाम्पल बताया जाएगा, मैं केवल उसी का ही एग्जाम्पल बताया जा रहा हूँ जो सीधा सीधा धाराओं से समझ में आ सकता है आपके। जो सीधा धाराओं में ही एग्जाम्पल छिपा हुआ है उसको मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ आती है आपकी धारा 302। धारा 302 क्या है? ये जो जितने भी हत्या थी ये 301 में, उसके लिए दंड क्या होगा, ये आपका धारा 302 में है। आपने फिल्मों में या नाटकों में भी देखा होगा कि धारा 302 के तहत ऐसे जज कहते हैं वहाँ पे कि धारा 302 के तहत इसको दंड दिया जाता है। ठीक है, तो धारा 302 में क्या क्या है, सज़ा क्या है? एक तो आजीवन कारावास दिया जाता है धारा 302 के तहत, जो कि हत्या के लिए दंड है, या फिर उसको मृत्यु की सज़ा दी जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा, तो इसको तो आप भूलोगे ही नहीं। ठीक है, धारा 302 में हत्या के लिए दंड है। दंड क्या क्या है? आजीवन कारावास और मृत्यु। फिर आगे आती है आपकी धारा 304 का ए। धारा 304A, इसमें क्या है आपकी उपेक्षा द्वारा मृत्यु। ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में वो बताए थे, तो उसमें है उपेक्षा द्वारा मृत्यु जो है वो है आपकी धारा 304A में। इसके लिए दंड और सज़ा क्या है? 2 वर्ष तक का कारावास है, या मृत्यु दी जाएगी, या जुर्माना, या दोनों। ठीक है, ये दोनों तीनों ही कुछ भी दे सकते हैं जो उनको उचित लगेगा। या तो 2 वर्ष का कारावास दिया जाएगा, या मृत्यु की सज़ा भी दी जा सकती है, या जुर्माना, या ये दोनों। ठीक है, फिर आगे आता है आपका 304B। धारा 304B। धारा 304B में क्या है? दहेज मृत्यु। ठीक है, दहेज मृत्यु में मैं आपको बता देता हूँ ये कब लगेगी उस किसी व्यक्ति पर। धारा 304B, एग्जाम्पल समझ लीजिए। किसी विवाहिता की मृत्यु उसके विवाह से 7 वर्ष के अंदर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न किसी अन्य परिस्थिति में हुई है और उसकी मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग की गई हो, तो वह दहेज मृत्यु होगी।
तो इसमें दंड या सज़ा का क्या प्रावधान है, वो है 7 वर्ष, जिसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना साथ में। ठीक है, तो जज इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, जुर्माना साथ भी लगा सकते हैं उसके, ठीक है, आजीवन कारावास भी कर सकते हैं, या 7 वर्ष की सज़ा भी दे के उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है जिस पर धारा 304B लगेगी। ठीक है, कब लगेगी ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। देखिए आगे आता है आपकी धारा 307। धारा 307 में है हत्या का प्रयास। हत्या का प्रयास दो तरीके से होगा। ठीक है, देखिए हत्या के प्रयास करने पर उस दूसरे व्यक्ति को चोट लग गई है या चोट ना आए, ठीक है, तब भी आपने उसको मारने का प्रयास किया है, यदि ऐसा उसको लगता है, उसमें एक कंडीशन होगी कि उसको चोट लग गई लेकिन वो मरा नहीं है। हत्या का प्रयास किया था आपने लेकिन उसको केवल चोट लगी, और चोट ना आए तब भी आपने हत्या का प्रयास किया, वो बच गया। ठीक है, तो इसमें दंड दोनों को अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। देखिए जब चोट लग जाएगी हत्या के प्रयास में, जो कि धारा 307 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो उसमें दंड क्या दिया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जा सकता है चोट लगने पर। लेकिन चोट ना आए और आपने हत्या का प्रयास किया है तो 10 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। ठीक है, यह हत्या का प्रयास है जो कि आपका धारा 307 में आता है। ठीक है, अब नोट करते रहिएगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, यहीं से पेपर में आएगा, इससे बाहर आप निश्चिंत होकर रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप बस इनको करते रहिए और आप परीक्षा में सफल जरूर होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर धारा 307 के बाद धारा 309। धारा 309 में है आत्महत्या का प्रयास। देखिए आत्महत्या के प्रयास के लिए भी सज़ा दी जाती है लोगों को, वो होती है आपकी धारा 309 में। यदि आपको नहीं पता था तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आत्महत्या के प्रयास करते हैं लोग और वो बच जाते हैं, उन पर जो धारा चलाई जाती है वो है धारा 309 IPC के तहत। ठीक है, तो ये था आत्महत्या का प्रयास धारा 309 में। आइए आगे चलते हैं। आगे मैं अब आपको बता देता हूँ जो सबसे लास्ट का उसमें ऑप्शन था, अपहरण, किडनैपिंग। ठीक है, और एक होता है व्यापहरण। इसको कुछ लोग व्यापहरण कहते हैं या कानूनी भाषा में व्यापहरण भी होता है, इसको एबडक्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी अपहरण ही होता है। इनके दोनों अलग अलग तरीके से इनको एक्सप्लेन किया जाता है। मैं आपको बता दूंगा कि किडनैपिंग क्या है और एबडक्टिंग क्या है। ठीक है, देखिए जो अपहरण, जो ये किडनैपिंग है, इसमें जो धारा लगती है वो 359, और एबडक्टिंग में धारा 362। ठीक है, और इसको भी अब आगे मैं आपको इसको डिवाइड करके बता देता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। इसको मैं आपको अच्छे से खोल के बताऊँगा, आपको आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अपहरण आप अच्छे से समझ जाएंगे कि अपहरण किस किस कंडीशन में कैसे कैसे होता है। ठीक है, और उसके लिए कौन कौन सी धाराएं उस पर लगाई जाएंगी और उनके लिए क्या क्या सज़ा उनको सुनिश्चित की जाएगी कोर्ट के द्वारा, किन धाराओं के तहत। ठीक है, देखिए अगर बड़े स्तर पर भारत में से अपहरण होता है तो उस पर धारा 360 लगाई जाएगी। ठीक है, भारत में से अपहरण किया गया है किसी विदेशी के द्वारा तो उस पर धारा 360 लगेगी। नंबर 2 पर मैं आपको बता दूं, विधिपूर्ण संरक्षितता में से अपहरण, मैं इसको भी बताऊंगा आपको क्या है विधिपूर्ण संरक्षितता में से अपहरण। यह है, इस पर धारा लगेगी 361। तो इनको याद कर लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है पेपर में कि धारा 360 में क्या आता है, तो भारत में से अपहरण। धारा 361 में क्या आता है, विधिपूर्ण संरक्षितता में से अपहरण। ठीक है, धारा 359 में क्या है, किडनैपिंग है। धारा 362 में क्या है, एबडक्टिंग है। ठीक है, तो ऐसे आप सीधा सीधा भी यहाँ से याद कर लीजिएगा। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, विधिपूर्ण संरक्षितता में से अपहरण धारा 361 कब लागू होगी। ठीक है, देखिए ये जो नंबर 2 पर विधिपूर्ण संरक्षितता में से अपहरण है, ये धारा 361, ये केवल बच्चों पर लागू होती है जो 16 वर्ष और 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं। 16 वर्ष बच्चे जो लड़के हैं उनके लिए है, और 18 वर्ष लड़कियों के लिए एज सुनिश्चित की गई है धारा 361 में। इस उम्र से कम के बच्चों को जब किसी उनके माँ बाप से या माँ बाप के संरक्षण में से अपहरण किया जाता है उनका, तो वो धारा 361 लगती है उस पर। ठीक है, विधिपूर्ण संरक्षितता में से अपहरण। ठीक है, और बच्चों की उम्र क्या है, 16 और 18, लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो ये इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो उस पर धारा 361, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ एबडक्टिंग क्या है। धारा 362, धारा 362 में जो कोई व्यक्ति है किसी अन्य व्यक्ति को बहला फुसलाकर या बल का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास करता है,
ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एबडक्टिंग। ठीक, धारा 362। और ये 18 और 16 वर्ष से ऊपर के आदमियों के साथ भी अप्लाई होता है। ठीक है, उस पर धारा 362 लगेगी जब कोई इस स्थिति में ऐसी कंडीशन पर अपहरण करता है, बहलाकर, फुसलाकर या बल का प्रयोग करके। देखा होगा अपने फिल्मों में वैन में बैठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सी धारा लगेगी, धारा 362 IPC के तहत। आइए आगे चलते हैं, धारा 363 देख लेते हैं। धारा 363 में किडनैपिंग के लिए दंड का प्रावधान है। दंड कितना है, 7 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना 7 के 7। ठीक है, या लग जाता था तो इनमें से एक होता, और लगा हुआ है तो 7 के जो कारावास है उसके साथ जुर्माना भी है। ठीक है, तो धारा 363 में किडनैपिंग के लिए दंड है जो कि है 7 वर्ष तक का कारावास और प्लस में जुर्माना भी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं धारा 364 में क्या है। देखिए, धारा 364 भी आपका अपहरण से ही संबंधित है। जो लोग मुक्ति धन के लिए अपहरण करते हैं उन पर धारा 364 लगती है। मुक्ति धन के लिए मतलब आपका अपहरण कर लिया, ठीक है, किसी का भी अपहरण कर लिया और उसके लिए फिरौती मांगी गई, रकम मांगी गई, पैसे मांगे गए, धन मांगा गया। ठीक है, कि हम इसको तभी छोड़ेंगे जब आप हमको पैसा दे देंगे। ठीक है, कोई किसी चीज़ के लिए अपहरण करता है, कोई किसी चीज़ के लिए अपहरण करता है, उसमें जो आपका पैसे के लिए अपहरण किया जा रहा है वो मुक्ति धन कहलाता है। ठीक है, उसको छुड़ाने के लिए धन मांगना। ठीक है, मुक्ति धन के लिए अपहरण धारा 364 में आता है। ठीक है, फिर आगे आती है आपकी धारा 364 का ए। ठीक है, धारा 364 ए से भी पूछ सकते हैं, या हिंदी में जो ए पे एडी होती है उससे भी पूछ सकते हैं, या FNR वाला भी यहाँ पे आ सकता है आपको। ठीक है, तो धारा 364 ए, इसमें क्या है, फिरौती के लिए अपहरण है। ठीक है, इसमें भी मांग की जाती है और ये 364 का ही भाग है। ठीक है, उसमें ही ऐड किया गया है, लेकिन इस वाली फिरौती के लिए सज़ा में मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी धारा है जिसमें अपहरण में मृत्यु दंड दिया जा सकता है, तो वो है आपकी 364 ए। ठीक है, और 364 में केवल मुक्ति धन के लिए अपहरण है, और 364 जो ए है उसमें फिरौती के लिए अपहरण पर वो धारा लगेगी, और उसमें सजा का जो प्रावधान है वो है मृत्युदंड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 1K। लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और एग्जाम कंटेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।